Good morning, everyone. Once again, welcome back to Bottom Up Study channel. I hope you all are very good. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समास के बारे में। तो आइए समझते हैं कि समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो जो हमारा समास है उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है छोटा रूप। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना की जाती है तो हम उसे ही समास कहते हैं। ठीक है। समास की रचना में दो पद होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला पद होता है जो उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और जो हमारा अंतिम पद होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद, यानी कि बाद का पद। तो ये जो पूर्व पद उत्तर पद है, तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि पद क्या होता है। तो अगर मैं पद को बिल्कुल सिंपल वे में डिफाइन करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शब्द है उसी को ही पद कहा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। शब्द से पद थोड़ा सा अलग होता है। शब्द जो होता है वो सिर्फ एक शब्द हुआ, कोई भी शब्द अगर वो वाक्य के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो शब्द होता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ किसी वाक्य की रचना हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, हमारा पद। तो आइए इसकी एक परिभाषा को देखते हैं कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग देता है या उसे आगे बढ़ाता है तो उसे हम पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन। मोहन क्या है? एक शब्द है या फिर एक नाम है। तो ये जो सिर्फ मोहन हमने लिखा है तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया। लेकिन जब हम इसके थ्रू कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मोहन घर जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, तो इससे क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट सेंस पता चलता है मोहन के बारे में। तो उस वाक्य में मोहन क्या हो जाता है, पद हो जाता है। बल्कि उसमें सारे जितने भी लिखे हुए हैं क्रिया कर्म वो सारे पद हो जाते हैं हमारे। अब देखते हैं कि समासिक शब्द किसे कहते हैं। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है और इसे समस्त पद भी कहते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जब हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक समस्त पद की रचना कहते हैं तो उसी रचना को हम क्या कहते हैं, समासिक पद या समासिक शब्द। जो हमारे समासिक शब्द होते हैं उन्हें हम समस्त पद भी कहते हैं। और समास, अगर हम समास बना देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसके विभक्ति चिन्हों का लुप्त हो जाता है, यानी कि वो सारे हट जाते हैं। जैसे राजपुत्र, इसका एक एग्जाम्पल है राजपुत्र, जिसमें क्या है कि सारी विभक्ति चिन्हों को हटा दिया गया है। अगर हम विग्रह करते हैं राजपुत्र का तो हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। हमारे जो समास हैं उनके मुख्यतः 6 भेद हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वो जो मुख्यतः जो भेद हैं वो हैं 6, जिसमें सबसे पहला जो भेद है, यानी जो सबसे पहला प्रकार है वो है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास तथा छठा जो है और आखिरी है हमारा द्विगु समास। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। तो आइए देखते हैं उसकी परिभाषा को। तो जो अव्ययीभाव समास होता है इसका क्या होता है कि पूर्व पद, यानी कि पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी वो उस पूरे समास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को दिया जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि अव्यय क्या होता है। तो आइए जानते हैं अव्यय के बारे में। तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वही शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं।
यहाँ पर अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला है आजन्म, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा अव्यय लगा हुआ है वो है अव्यय आ, और इसका जो अर्थ होता है आजन्म का वो होता है जन्म से लेकर। और जो दूसरा है एग्जाम्पल हमारा वो है यथामति, और इसमें जो यथा शब्द है वही है हमारा अव्यय, और यथामति का अर्थ होता है मति के अनुसार। उसी प्रकार से जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो है प्रतिदिन, और प्रतिदिन में जो हमारा प्रति शब्द है यही है अव्यय, और प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन दिन। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास के। अब आते हैं हम अपने अगले समास पर, यानी कि तत्पुरुष समास पर। तो आइए अब जानते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो देखते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि बाद का पद, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का, ये सारे जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं ये सारे वहाँ से हट जाते हैं जब हम समास करते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, विग्रह करने के बाद ये सारे पता चलते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह लगी हुई है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण तत्पुरुष समास के। तो जो हमारा सबसे पहला उदाहरण है मूर्ति को बनाने वाला। तो इसमें जो विभक्ति है मूर्ति को, तो जब हम इसका समास बनाएंगे, ये क्या है, मूर्ति को बनाने वाला क्या हो गया, ये समास का विग्रह है। और जो इसका अर्थ हुआ मूर्तिकार, यानी मूर्ति को बनाने वाला क्या होता है, मूर्तिकार होता है। तो ये हो गया हमारा समास, और ये हो गया हमारा समास का विग्रह। समास को तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। और जो अगला एग्जाम्पल है वो है काल को जीतने वाला, और वो होता है कालजयी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती। तो ये थे हमारे तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल। अब आते हैं अगले समास पर। हमारा जो अगला समास है वो है कर्मधारय समास। तो आइए समझते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा और इसके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में समझते हैं। तो कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल। तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है चरण कमल, यानी कि इसका जब हम चरण कमल का विग्रह करेंगे तो जो उसका विग्रह होगा वो होगा कमल के समान चरण। और वैसे ये दूसरा एग्जाम्पल नील गगन, तो अगर जब इसका विग्रह किया जाएगा तो नीला है जो गगन। तो अभी हमने ऊपर में देखा कि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होगा। तो के समान यानी कमल के समान चरण, इसमें आया के समान। और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें आया है जो, दूसरा जो है इसमें आया है जो। और जो तीसरा है हमारा चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख, तो यहाँ पर आया जो हमारा जैसा। तो इसमें यही हम देखते हैं कि इस समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वही उसे ही हम विशेषण कहते हैं। तो चरण कमल में जो कमल है वो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, चरण की, कि जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है।
तो इसी तरह से सारे एग्जाम्पल में भी है नील गगन, यानी जो गगन है वो कैसा है, नीला है, बिल्कुल नीला। एंड जो चंद्रमुख है यानी मुख जो है वो कैसा है, चंद्र के जैसा है। तो इसमें क्या है कि जिसका पहला पद विशेषण होता है, यानी चंद्र जो है क्या है, विशेषण है यहाँ, और जो दूसरा पद है वो क्या है, मुख्य है। तो ये था हमारा कर्मधारय समास और उसकी परिभाषा, और उस यहाँ पर हमने देखा इसके कुछ एग्जाम्पल को। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरे समास को नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर बस उसी समास को बता रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे समास के टाइप्स अभी इससे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी आप लोग को एक वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करें। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले समास की तरफ। तो हमारा जो अगला समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा है वो है, बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, वह दोनों पद मिलकर, यहाँ पर देखिए, वह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम अब बहुब्रीहि समास के उदाहरण, जो कि है गजानन। तो गज से आनन वाला, तो गज का मतलब होता है हाथी और आनन मतलब होता है शर। तो इसकी जो परिभाषा है उसमें पता चल ही रहा है कि बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें मतलब ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद, बल्कि जब हम इस पद को बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, किसी तीसरे पद की ओर हमें संकेत मिलता है। तो कहने का अर्थ यही है कि जब हम गजानन कहते हैं तो हमें तीसरा पद की ओर संकेत ये मिल रहा है कि गज के समान आनंद किसका है, एकमात्र भगवान गणेश का, यानी गणेश जी का। तो इसमें क्या हो रहा है कि तीसरा पद ही प्रधान हो जा रहा है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, नीलकंठ। नीलकंठ, तो जो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है। हम अगर इसको बोल रहे हैं नीलकंठ तो हमें किसका ख्याल आ रहा है, तो भगवान शिव का। तो इसमें ऐसे ही होता है कि इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, यानी कि पाणी मतलब होता है हाथ, तो वीणा है पानी में जिसके यानी माता सरस्वती, उन्हीं के हाथ में वीणा होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं उसकी एक अलग से इसके एक्सरसाइज के वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें आपका जो भी आप लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, और आपके एग्ज़ाम के टाइम तक आप लोग समास को बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोग को फिर कभी समास पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ और आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब आते हैं अगले समास पर, जो कि है द्वंद्व समास। तो जो द्वंद्व समास की परिभाषा होती है वो है, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसको इसी से पहचान सकते हैं कि जो और, अथवा, या, एवं आदि जो क्या होता है, जब हम समास को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, गायब हो जाता है। और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो यही सब आता है, और, अथवा, या, एवं आदि। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अन्न जल, जब हम इसका अन्न जल का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन्न और जल। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है अपना पराया।
तो जब हम अपना पराया का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, अपना और पराया। उसके बाद है राजा रंक, तो इसका भी जब विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, राजा और रंक, यानी कि और आ रहा है बीच में। जो हमारा अगला समास है वो है द्विगु समास। तो आइए जानते हैं द्विगु समास के बारे में। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो जो द्विगु समास है उसको पहचानने की एक तरह से ये ट्रिक है कि उसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। यानी उससे वो सारे समास ऐसे होंगे जिससे आपको जब आप उसको पढ़ेंगे या बोलेंगे तो किसी न किसी संख्या का आपको बोध होगा ही होगा, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर जो भी हो। तो वैसे समास को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है दोपहर, जिसको बोलने से आपको पता चल रहा है कि दोपहर का अर्थ जो हुआ वो हुआ दूसरा पहर, यानी दोपहर। तो ये एक संख्या है, 2 होता है जो संख्या है। 9 ग्रह हो गया, 9 ग्रहों का समूह। फिर है पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। फिर है चौराहा, 4 रास्तों का समूह। फिर है अष्टध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। और है नवरत्न, यानी कि 9 रत्न। तो आपने देखा इसके एग्जाम्पल में कि सभी जितने भी हमारे समास हैं वो किसी न किसी संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि जो द्विगु समास होता है उसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये थे हमारे समास, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसके भेदों की परिभाषा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आने के साथ साथ ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अभी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को करिए लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। Thanks for watching. Thank you so much. Bye bye and take care.